हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन एमएलटी। डियर साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी जो अभी रिसेंट आई है 2025 में एम्स सीआरई से, एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बोर्ड से। ये एम्स सीआरई की 2025 में थर्ड वैकेंसी है। इस वैकेंसी के हम लोग कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो चर्चा पे। एम्स सीआरई की वैकेंसी है और इस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट नंबर या नोटिस नंबर कह लो 355/2025 है। ये 11 नवंबर 2025 को रिक्रूटमेंट फेज आउट किया गया। ये सीआरई 4 वैकेंसी है, ठीक है। 2025 में ही 3 आ चुका है, एक 2024 में भी मुझे लगता है उसको मिला के सीआरई 4 लिख रहे हैं, ठीक है। 11 नवंबर 2025 को रिलीज आउट हुआ और ये वैकेंसी पब्लिकली जो है वो 14 नवंबर को आया, 14 ऑफ नवंबर को आया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं। अगर इंपॉर्टेंट डेट की हम लोग बात करें तो इसके फॉर्म अप्लाई जो है वो 14 नवंबर 2025 से लेकर के 2 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। आज 15 नवंबर 2025 है और मैं इसको नोटिफिकेशन दे रहा हूं, कल है पब्लिक हुआ था, ठीक है। फॉर्म 14 नवंबर से 2 दिसंबर तक भरा जाएगा, ठीक है सर। एनओसी जमा करने, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट जमा करने की तिथि जो है, जो डेट है वो 6 दिसंबर 2025 है। यानी कि एनओसी आप बाद में तक भी जमा कर सकते हो, 2 दिसंबर के बाद भी जमा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एनओसी उनको जमा करना होता है जो ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं, पीयूसी में काम कर रहे हैं या कोई भी सेमी गवर्नमेंट जगह पे काम कर रहे हैं, उनको एनओसी देना होता है। प्राइवेट इंप्लॉय को एनओसी नहीं देनी होती है, ठीक है। अगर हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं 2 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, उसको चेक करने की डेट है 8 दिसंबर 2025। यानी 8 दिसंबर को आप चेक कर सकते हो अपने एप्लीकेशन की स्टेटस को, ठीक है। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो जैसा एग्जाम का शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग उस डेट में एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो इन्होंने 22 से लेकर 24 दिसंबर 2025, यानी आज है 15 नवंबर और 22 से 24 दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा। लेकिन ये इन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये टेंटेटिव है, मतलब कि अनुमानित डेट है, डेट आगे भी बढ़ सकता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ, अनुमानित मान के चले कि 22 से 24 में एग्जाम हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने में एग्जाम हो जानी है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट थे जो आपको याद रखना है। अब हमें चेक करना है कि ये वैकेंसी रियल है कि नहीं है। तो रियल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए आप सिंपल सा जो है आप गूगल पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है सर, सर्च ब्राउजर में एम्स सीआरई लिखनी है। जैसे ही आप लिखोगे सबसे ऊपर में देखो लिखा हुआ आपको आ जाएगा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई। इसका वेबसाइट है emsexam.ac.in। बस इसी पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करोगे एम्स सीआरई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां पर एक पोर्टल बना हुआ है रिक्रूटमेंट का, आपको बस इस रिक्रूटमेंट सेक्शन में जानी है। जैसे ही जाओगे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहां लिखा हुआ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि सीआरई, इस सीआरई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे सबसे ऊपर में ही लाइव एडवर्टाइजमेंट रेड कलर को करके दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 4 355/2025। यही था ना सर। बस इसकी व्यू डिटेल पे यहाँ क्लिक कर दो। जैसे ही व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे सर, इस प्रकार से कुछ पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल में तीनों चीजें दी गई है। पहला एडवर्टाइजमेंट की डिटेल, दूसरा क्रिएट न्यू अकाउंट और थर्ड वन है लॉग इन टू अप्लाई। सबसे फर्स्ट वन जो अभी हम पीडीएफ दिखाएंगे सर, वो पीडीएफ यहां दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे, वो पीडीएफ देखो आपको ओपन हो जाएगा। इसी पीडीएफ की डिटेल मैं अभी दिखा रहा था, इस पे हम लोग डिटेल और भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से इसको डाउनलोड कर सकते हो आप। दूसरा सेक्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट। जिन्होंने पहले सीआरई में अप्लाई नहीं किया है उनको अकाउंट पहले बनाना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा और फिर जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो पहले सीआरई में अप्लाई किए होंगे उनको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पिछले वाले अकाउंट आईडी से ही। तो अगर आप नए हैं तो पहले न्यू अकाउंट क्रिएट पर कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो सीधा लॉगिन टू अप्लाई पे कीजिए। जैसे कीजिएगा अपना जो है आईडी और पासवर्ड डालिएगा और आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जो है सीधा आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इस प्रकार से ये वैकेंसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मतलब वैकेंसी रियल है, फेक नहीं है। दूसरा आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वो भी आपको पता चल चुका होगा सर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पीडीएफ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वैकेंसी जो है परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग्स करते होंगे सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या पोस्ट है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पर भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आगे की ओर अगर हम बढ़े तो सर किन किन पोस्ट पे वैकेंसी आई है उसकी जरा हम बात करना चाहेंगे। इसमें 3 से 4 पोस्ट है। जैसे सबसे फर्स्ट वन पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, देन पोस्ट है
लैब अटेंडेंट, देन पोस्ट है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, उसके बाद पोस्ट है लैब टेक्नीशियन, और देन पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, और देन पोस्ट है टेक्नीशियन लैबोरेटरी। 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के इसमें पोस्ट हैं। इन 6 में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा हुआ उस पर भी मैं अभी बात करने वाला हूं। किन किन एम्स से लेकर के वैकेंसी आया हुआ है वो आप देख सकते हो। जैसे एम्स भोपाल में है, एम्स बिलासपुर में है, रायबरेली में है, मंगलगिरी में है, भुवनेश्वर में है, नागपुर में है, देवघर में है, भटिंडा में है, राजकोट में है, विजयपुर में है, एम्स न्यू दिल्ली में है। इतने सारे एम्स की सेग्रीगेशन है। ये पूरी पीडीएफ में दिया हुआ, पीडीएफ आप उस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे रैंक प्लस ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या रैंक प्लस वेबसाइट है रैंक प्लस ऑफिशियल, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोई पंगा नहीं। रैंक प्लस ऐप पर जाओगे 2.0 3.0 या फ्री लैब एग्जाम जो कोर्स है उसमें किसी में भी जाओगे, एग्जाम अपडेट का एक सेक्शन है उसमें जाकर के उसको आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ वाले सेक्शन से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। टोटल यहां पर पोस्ट नंबर दिया गया है सर, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, 40 पोस्ट है, 1 है, इस प्रकार से इधर पोस्टिंग दिया गया है। टोटल पोस्ट की हम लोग बात करें तो 80 पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है, 80 पे आया हुआ, ठीक है। यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, आप इसको डिटेल पीडीएफ में अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है सर। हालांकि फॉर्म अप्लाई किसी एक एम्स में नहीं होता है, आपको फॉर्म अप्लाई करनी है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। जब आपका सीबीटी हो जाएगा रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा एम्स की, किस में आपका सिलेक्शन मिलना है, किस में आपको पोस्टिंग होनी है, वो आप पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है सर। दूसरी बात आती है कि जो ओबीसी हैं बच्चे, वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनानी होती है। कास्ट सर्टिफिकेट कब की वैलिड होगी इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। सर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2025 एंडिंग जो है फाइनेंशियल ईयर, कास्ट सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट 2 बात होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट जो 31 मार्च 2025 तक का है, अगर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का है उसका भी बनवाएंगे तो चल जाएगा, पहली बात। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको आफ्टर द 1 अप्रैल 2025 से लेकर के लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 2 दिसंबर 2025, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 2 दिसंबर 2025 के बीच में का आपका कास्ट सर्टिफिकेट या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो ही वो वैलिड माना जाएगा, पहली बात। अब कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास नहीं होगा, कोई पुराना होगा, तो अब अभी आज वैकेंसी आप तो नहीं बन जाएगा ना नया है। तो यदि पुराना होगा तो उसके लिए भी इन्होंने उपाय दिया हुआ है। पुराना होगा तो इन्होंने लिखा हुआ है द एप्लीकेंट मस्ट हैव अपलोड, एक बात इन्होंने लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि इफ द एप्लीकेंट डज नॉट हैव द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन मस्ट बी अपलोड द प्रीवियस इश्यूज ओल्डर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास नया जो है ओबीसी या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पुराने वाले को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सर्टिफिकेट विद एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल। यानी कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं पुराना वाला, कि अभी आप जाइए और नया वाला अप्लाई कीजिए रिन्यूअल के लिए, ठीक है। जैसे ही आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका एक स्लिप मिलेगा, उस रिन्यूअल स्लिप जो है उस रिन्यूअल स्लिप को आप पुराने वाले के साथ अटैच करके सेल्फ अटैचमेंट एक्नॉलेज कीजिए, साइन कीजिए और फिर उसको अपलोड कर दीजिए, तब आपका पुराना वाला भी अभी वैलिड माना जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब तक तो नया वाला बन ही जाएगा, फिर आप नया वाला वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखा देना, बस इसका उपाय यही है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, होप सो। दूसरा आता है ईडब्ल्यूएस के लिए, जो ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट होता है 2024-25 में भी, 25-26 का तो ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, तो 2024-25 में भी जो आपने इनकम बनवाया होगा, जो 1/4/2025 से 2/12/2025 तक के लिए वैलिड माना जाएगा, जो कि 2025-26 के लिए भी वैलिड माना जाएगा। यानी 2024-25 में जो इनकम आपने फाइल किया होगा वो भी वैलिड माना जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, उसके लिए कोई पंगा नहीं होगी, ठीक है सर। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सॉरी नोट अ क्वालिफिकेशन। सबसे फर्स्ट वन कि अब हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस डेट तक जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए सर, यानी कि कौन सा लास्ट डेट है। जैसे अगर हमने बीएमएलटी किया हुआ, अगर इन्होंने मांग दिया कि बीएमएलटी है डीएमएलटी, तो कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्रूशियल डेट जो है इन्होंने दिया हुआ है
इज डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो डीआरए, इस डीआरए में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो मेंशन है 2 दिसंबर 2025 से पहले आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद होगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, फिर आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। नेक्स्ट वन आता है सर फॉर्म फी, कि आपको फॉर्म फी लगेगा कितना। यदि आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3000 रुपया फॉर्म फी लगेगा। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 2400 रुपया फॉर्म फी लगेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको फॉर्म फी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपको छूट दिया गया। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं और आपने फॉर्म फी सबमिट किया है, और यदि आप एग्जाम में आईपीआर होते हैं, अगर आप एग्जाम में आईपीआर होते हैं तो आपके पूरे की पूरी फॉर्म फी जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। किस में रिफंड किया जाएगा? जिस सोर्स से आपने फॉर्म फी अप्लाई किया होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे जो है वो इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए एससी एसटी वालों को मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि जब आप फॉर्म फी पे कर रहे होगे तो आप अपने अकाउंट से, चाहे कैफे में भी फॉर्म फिल कर रहे होगे तो अपने अकाउंट से ही पैसा कटवाना, ताकि जब आप एग्जाम में सम्मिलित होगे, अपीयर होगे, तो आपका फॉर्म फिर रिफंड आएगा, वो आप ही के अकाउंट में आएगा। नहीं तो अगर कैफे वाले से करवा दोगे तो कैफे वाले के यहाँ रिफंड आ जाएगा। ठीक है सर, इस बात को होप सो आप क्लियर हो चुके होंगे फॉर्म फी को लेकर। नेक्स्ट वन आता है डेट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द सेंटर। सबसे फर्स्ट वन इन्होंने जो है डेट तो इन्होंने पहले ही नोटिफाई कर रखा है कि 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2025 के बीच में हम टेंटेटिवली एग्जाम ले सकते हैं। अगर हमने एग्जाम नहीं ले पाया इस ड्यूरिंग, तो आपको लगभग जो है 10 दिन पहले, क्या सर 10 डेज एडवांस में जो है आपको डेट का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि डेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 10 दिन पहले नहीं नोटिफिकेशन दिया गया तो समझ लो इसी डेट में एग्जाम होगा। दूसरा आता है एग्जाम सेंटर की, कि सर मैं तो बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से, मैं बिहार से, मैं झारखंड से, मैं उत्तर प्रदेश से, मैं एमपी से, मैं केरला से, मैं महाराष्ट्र से, मैं राजस्थान से, मैं दिल्ली से, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा। फिलहाल इन्होंने जो है पूरे ऑल मेजर स्टेट्स और यूटी में जो है इन्होंने एग्जाम सेंटर बनाया हुआ है। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपका जो सबसे नियरेस्ट इनको समझ में आएगा वही आपको एग्जाम सेंटर देंगे, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वही सिलेक्ट करके देंगे। ठीक है सर, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगानी है एग्जाम सेंटर को लेकर। ऑलराइट, लेकिन लगभग सभी स्टेट में एग्जाम सेंटर होता ही है इसका। राइट सर, अब बात आती है एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड होगा और कितने दिन पहले। एडमिट कार्ड जो है आपको एग्जाम के 3 दिन पहले इश्यूज होगा, 3 दिन पहले रिलीज होगा। लेकिन आपको एग्जाम सेंटर गया कहां है, वो एग्जाम सेंटर आपको 7 दिन पहले, 7 डे पहले जब आप लॉगिन करोगे ना अपने जिससे अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, लॉगिन क्रेडेंशियल आप रख लेना, उससे जब लॉगिन करोगे ना तो एग्जाम के 7 दिन पहले एग्जाम सिटी आपको पता चल जाएगा कि मेरा किस शहर में है, तो आप टिकट वगैरह करवा लो। 3 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, उसमें एग्जाम सेंटर की उस सिटी में किस जगह पे एग्जाम है वो आपको पता चलेगा। ओके सर, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सेम वही जो AIIMSexam.ac.in ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आप इसी पे रेगुलर विजिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। देन अब आता है एग्जाम पैटर्न की, और एग्जाम होगा कैसे उसकी हम बात करते हैं सर जो एग्जाम के ड्यूरेशन होगा, मतलब 90 मिनट का एग्जाम होगा। कितने मिनट का एग्जाम होगा बच्चों? 90 मिनट का एग्जाम होगा, मतलब कि 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का जो है वो आपको एग्जाम लिया जाएगा। 90 मिनट में जो है वो आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कितने? 100 MCQs पूछे जाएंगे, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 10 क्वेश्चन ज्यादा है समय से। ठीक, और 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे सर? 400 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा सर। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा सर? 100 × 4, यानी टोटल एग्जाम जो होगा आपको 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। 400 मार्क्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट समय दिया जाएगा। राइट, 20 को अब 100 क्वेश्चन है, इसमें से 2 पैटर्न होगा सर, 20 + 80 होगा। 20 क्वेश्चन जो है सर वो आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज आपका कंप्यूटर, इन सभी चीज से पूछा जाएगा, यानी नॉन टेक्निकल से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच गए सर रिमेनिंग 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, मतलब आपने BMLT, DMLT या कोई एक्सपीरियंस है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है, तो उनसे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के नहीं, 20 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल पूछेंगे और 80 जो है वो टेक्निकल पूछेंगे। ठीक है सर, 80 × 4 8 × 32 320 मार्क्स। 320 मार्क्स आपके आएंगे टेक्निकल से
और 20 चौका 80 मार्क्स जो आएगा नॉन टेक्निकल से, टोटल होगा आपको 400 मार्क्स का। ठीक, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब एग्जाम देने के लिए इन्होंने ना 5 सेक्शन बनाया हुआ, कितने सेक्शन बनाए हुए? 5 सेक्शन बनाए हुए। इस प्रकार से जब आपको हो गया 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 90 मिनट हो गया, ठीक है, और 400 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इतनी सी बात क्लियर हो गई। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम होगा कैसे सर? सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर हम गए, ओपन किए, अब हम उस पर टेस्ट दे सकते हैं। इसमें इन्होंने ना 5 सेक्शन बनाया हुआ, कितने सेक्शन? 5 सेक्शन बनाया हुआ है। एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 सेक्शन हो गए, ठीक है। एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 क्वेश्चन, यहाँ भी 20 क्वेश्चन, यहाँ भी 20 क्वेश्चन, यहाँ भी 20 क्वेश्चन, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 20 25 100 क्वेश्चन हो गए, राइट, समझ में आ गया। अब हर एक सेक्शन में ना कोई जो है सारे क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे, चाहे टेक्निकल के भी आ सकते हैं, नॉन टेक्निकल के भी आ सकते हैं। 20 में से एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम जो दिया जाएगा, जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 18 मिनट का। कितने मिनट का? 18। यहाँ भी 18 मिनट, यहाँ भी 18 मिनट, यहाँ भी 18 मिनट, यहाँ भी 18 मिनट। टोटल कितने हो गए सर? 18 25 90 मिनट। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सॉल्व करनी है। इतनी सी बात समझ में आ गई। यानी 20 क्वेश्चन 18 मिनट, मतलब 2 क्वेश्चन का आपको टाइमिंग मेंटेन करना होगा, उसमें किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। टाइमिंग मेंटेनेंस का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें जो आ रहा है उसको सॉल्व करते चलेंगे। हालांकि नहीं, ये टाइमिंग मेंशन गलत हो जाएगा। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट का इसमें एक और रूल है। क्या रूल है? टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हो। रूल क्या है कि ऐसा आपके पास कभी नहीं होगा कि सपोज दैट 20 क्वेश्चन हमको पहले ओपन हुआ है पहले 18 मिनट के लिए, तो इसमें से हमको 10 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 10 को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे के हम 10 को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम वापस लास्ट में इन 10 को हम देख लेंगे, जो नहीं आ रहा था लास्ट में देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा। इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 5 सेक्शन होंगे। इन 5 सेक्शन में जब आप एग्जाम दोगे तो एक पहला 18 मिनट बीतने के बाद ऑटोमेटिक दूसरा जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा। दूसरा सेक्शन का टाइम खत्म होने के बाद तीसरा सेक्शन ओपन होगा, और कभी भी आप तीसरा सेक्शन ओपन होगा तो आप फिर पहला वाला सेक्शन नहीं ओपन कर सकते हो रिटर्न। मतलब एक सेक्शन जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक जो है वो सबमिट हो जाएगा सर, सबमिटेड हो जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ द 18 मिनट। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इन 20 क्वेश्चन को इस 18 मिनट में हमको सारे के सारे सॉल्व कर लेने ही, चाहे आ रहा हो या ना आ रहा हो, उसका कोई पंगा नहीं, क्योंकि वापस ये ओपन नहीं होगा। फिर 18 मिनट के बाद जो है ए ओपन होगा, फिर आफ्टर 18 मिनट ए ओपन होगा, फिर आफ्टर 18 मिनट ए ओपन होगा, फिर आफ्टर 18 मिनट ए वाला सेक्शन, लास्ट वाला सेक्शन ओपन होगा। जैसे इसका 18 मिनट कंप्लीट होगा, आपको बिना फॉर्म सबमिट किए हुए ही ऑटोमेटेड जो है ये सबमिटेड हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम के सेक्शन बटे हुए हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 हमेशा नेगेटिव मार्किंग किया जाता है, इसमें मेंशन होगा, यहां नहीं किया गया है, डाला नहीं गया है। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 मार्क्स होती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो किस मीडियम में एग्जाम होगा, तो सर जो आपको हमारे वाली लेवल है 10+2 और मैट्रिकुलेशन वाली जो लेवल है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के एग्जाम होंगे। जो बैचलर से ऊपर वाले एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनमें केवल इंग्लिश के एग्जाम होंगे। लेकिन अगर हम लैब की बात करें, जिसमें हमारा पोस्ट कोड जो है वो 17 है, जिसमें लैब अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट है ना, इन सब के लिए जो है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के यहाँ दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में एग्जाम होगा, ठीक है सर। तो इसके लिए आपको घबरानी नहीं है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ओके, कि एम्स सीआरए की यदि हमें प्रिपरेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे सर। आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपके पास कंटेंट है, नहीं है, आपको लैक ऑफ कंटेंट है और सिलेक्शन चाहिए, तो आप रैंक प्लस द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और रैंक प्लस द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे पास एमसीआरए के लिए जो है लैब फाउंडेशन 2.0 बैच अवेलेबल है। ये बैच कंप्लीटेड बैच है, इसमें सारे के सारे जो है आपको थ्योरी लेक्चर्स, इसके पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, देन आपको डीपीपी सेक्शन, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो, सारे वीडियो लेक्चर से रिवीजन कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपनी क्वालिटी चेक कर सकते हो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए वो सारे अवेलेबल है, एमसीक्यूज के वीडियोस एंड थ्योरी सारे कुछ एक साथ आपको मिल जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन कम समय में जल्दी से तैयार कर सकते हो अपने आप को इस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बैच है 2.0 जो रैंक प्लस ऐप पर अवेलेबल होगा। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेरीज बचता है तो आप बेशक हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर नंबर दिया गया है सर, आप बेशक हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख जाए, विजिबल हो जाए। नंबर है 8235067766। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या आप कॉल भी कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी करके आप अपनी क्वेरीज को और भी क्लियर कर सकते हो कि हमें ज्वाइन करना है तो क्या बेनिफिट मिलेगी, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे की हम अगर डिटेल बात पर करें तो सबसे बात अब बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, सिलेक्शन के बाद हमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सभी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेंगे जो नीचे दिया गया जिसकी मैं बात करने वाला हूं, उन सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आपको एक कॉपी बना लेनी होती है, क्योंकि वो कॉपी जो है वहां सबमिट हो जाता है और ओरिजिनल वाला हम उनको दिखा करके वापस ले लेते हैं। तो जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डीबी के लिए जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चॉइस फिलिंग के बाद, तो आपको जितने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनका एक एक कॉपी जेरोक्स कर लो, सब पे सेल्फ अटैच साइन कर दो और वो कॉपी को अटैच एक फाइल में रख दो, वो कॉपी वहां सबमिट हो जाएगा, ओरिजिनल वाला दिखा दो, वो वापस मिल जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर? सबसे पहला नंबर डॉक्यूमेंट, जब से आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना तभी से आपको डॉक्यूमेंट संभालना जरूरी है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है अ कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना तो भरने के बाद लास्ट में जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को संभाल के रखना है, क्योंकि जिस दिन नौकरी हो जाएगी सबसे पहले वही चेक किया जाएगा। तो पहला डॉक्यूमेंट ए हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा संभाल के रखना है? जब एग्जाम दे करके एडमिट कार्ड आपके पास, जो एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, दूसरा आपको उस एडमिट कार्ड को रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड भी देखी जाएगी आपको। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। थर्ड वन डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, ऐसा सर्टिफिकेट जिसपे आपके डीओबी अवेलेबल हो। सबसे बेस्ट इसके लिए 10th की मार्कशीट होती है, वो आपको रखनी है, ठीक है सर। नेक्स्ट वन आता है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट, कास्ट है, ईडब्ल्यूएस है, इनकम है, ये सारा जो एप्लीकेबल है इसके लिए वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट, सॉरी ये फोर्थ डॉक्यूमेंट थी। फिफ्थ डॉक्यूमेंट आता है सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यदि आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग्स करते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगी। जो नहीं बिलोंग्स करते हैं उनको नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर द केस ऑफ एज रिलैक्सेशन। यदि आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तो उस कंडीशन में कास्ट सर्टिफिकेट ही सबसे ज्यादा एज रिलैक्सेशन के लिए काम आता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको रखनी है। सेवेंथ वन सर्टिफिकेट आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी। ये केवल उनके लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पीओसी कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको एनओसी रखना होगा उस दिन, ठीक है। 8 सर्टिफिकेट आपको करना है सर, दैट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि अभी बताऊंगा क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बीएमएलटी, डीएमएलटी, जिनका जो है वो आपको रखना है उस दिन, ठीक है। 9th वन सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिन पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है और आप एलिजिबल है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा करके रखनी है, ठीक है। उसका फॉर्मेट भी इन्होंने दिया हुआ पीडीएफ में, आप वहां से देख लेना, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में कैसे हमें रख लेना है। और 10th वन सर्टिफिकेट है एनी अदर सर्टिफिकेट इफ एज रिक्वायर्ड। एनी अदर सर्टिफिकेट के में अंदर आता है जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सभी भी आपको साथ में ले जाना है। लगभग ये 10 डॉक्यूमेंट जो है, 10 डॉक्यूमेंट्स फॉर्म अप्लाई से लेकर के लास्ट तक आपको रखने हैं, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई परेशानी नहीं हो, आपको नौकरी मिल पाए, ठीक है सर। नेक्स्ट वन इंफॉर्मेशन आता है, ये एम्स ने कुछ अपने नंबर दिए हैं सर। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मंडे टू फ्राइडे जो है 10 से लेकर 5 PM तक बात कर सकते हो। सैटरडे को आप 10 से लेकर 1 PM तक बात कर सकते हो। हालांकि कोई बात करने जाते नहीं है लोग, कितनों कॉल कर लो, इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन दिया है तो बता दिया है मैंने। अब नेक्स्ट वन बात आती है सर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या। मैंने 5 से 6 पोस्ट बताया ना, मैं 5 से 6 पोस्ट की अलग अलग बता देता हूं आपको। सबसे फर्स्ट वन पोस्ट आता है वो है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। इसकी एज 18 से 27 साल के बीच में है। हालांकि एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज मिलेगा आपको, कई इस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन है आप एक बार जाकर के इस पीडीएफ की डिटेल में देख लेना, ठीक है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर? सबसे फर्स्ट वन आपको 10+2 होना चाहिए साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। सर आपने
सर्वप्रथम आपका 10+2 होना चाहिए साइंस से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपने किया हुआ है या बायोटेक्नोलॉजी से भी किया हुआ है, तब भी आपका चलेगा। आपको मैथ से किया हुआ है, आर्ट्स से किया हुआ है, नहीं चलेगा, ठीक है। पीसीबी से ही होनी चाहिए। उसके साथ आपको 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा, 2 साल का रेगुलर डीएमएलटी होनी चाहिए। 1 साल वाले होंगे नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, इसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 100 बेडेड का, यानी इसमें 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया सर। पहला है 10+2, 10th की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 10th सबका कॉमन होता है, 10+2 मतलब कि 12th की मैं बात कर रहा हूं। 10+2 जो है वो पीसीबी से होना चाहिए, फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दूसरा आपकी रेगुलर डीएमएलटी होनी चाहिए, 2 ईयर्स वाली, 2 साल वाली होनी चाहिए। और थर्ड वन जो है 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए कितना, 100 बेडेड हॉस्पिटल मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या अगर ये नहीं है तो एक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि 10+2 आपके साइंस से होनी चाहिए, पीसीबी से किया हुआ है आपने, ठीक है। देन आपने बीएससी एमएलटी किया हुआ है, बीएससी एमएलटी किया हुआ है, या बीएमएलटी किया हुआ है, या बीएमएलएस किया हुआ है, या बी वोकेशनल किया हुआ है, इन चारों में से कुछ भी किया हुआ है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और फिर अगर आपने बैचलर किया हुआ है तब आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के कर सकते हो। लेकिन कंडीशन यही है कि आपने इनमें से चारों में से कोई भी बैचलर किया हुआ है, और अगर यदि आपका 10+2 पीसीबी से नहीं होगा आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो 10+2 पीसीबी से होगा तभी इसमें फॉरवर्ड ऑन करना। दूसरा पोस्ट आता है सर, वो है लैब अटेंडेंट का। लैब अटेंडेंट के लिए भी एज जो है 18 से 27 साल दिया हुआ है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सर, आपको 10+2 साइंस से होना चाहिए। यहां पर इन्होंने एक अच्छी क्राइटेरिया दी, यहां पीसीबी या पीसीएम दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हो। यहां पर कैटेगरी साइंस केवल होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका डीएमएलटी होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड का, आपको इसके साथ 2 साल के डिजायरेबल का मतलब ये लोग एक्सपीरियंस मांगते ही मांगते हैं, फॉर्म अप्लाई हो जाता है फिर सिलेक्शन देते नहीं है सर। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रहेगा तभी सिलेक्शन इसमें मिलेगा, मान के यही चलो, हमने 2-3 वैकेंसी से यही देखा है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि 100 बेडेड वाली मैंडेटरी नहीं है, कहीं भी अच्छे लैबोरेटरी से, हॉस्पिटल से आपने 2 साल एक्सपीरियंस लिया आपका हो जाएगा। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया 10+2 साइंस से, देन डीएमएलटी हो गया और 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कहीं लैबोरेटरी से भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पोस्ट जो है वो है लैब टेक्नीशियन का। सर लैब टेक्नीशियन की जो एज है वो 21 से लेकर 30 साल तक की है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है, 10+2 अगेन वही साइंस से, इसमें भी मैथ और बायोलॉजी वाला कोई झंझट नहीं है। कॉमर्स आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, साइंस से होनी चाहिए सर। देन आपको डीएमएलटी होना चाहिए सर, ठीक है। उसके बाद इसके साथ बीएससी एमएलटी या बीएमएलटी भी आपने किया हुआ है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सर, ठीक है। बीएससी एमएलटी या बीएमएलटी वालों को पहले प्रीफर देंगे, मैं यही आपको बता रहा हूं। हालांकि डीएमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो बीएससी एमएलटी बीएमएलटी वालों को प्रीफरेंस दे देते हैं लोग, ठीक है। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट वन पोस्ट जो है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। सर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 18 से 27 साल 27 ईयर एज है। हालांकि एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब में मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसकी हम बात करने सर, तो 10+2 है, वही अगेन पीसीबी से आपकी होनी चाहिए। साथ में 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इन तीनों में से अगर नहीं है तो आपके 10+2 होनी चाहिए सर पीसीबी से। उसके बाद बीएससी एमएलटी या बीएमएलटी या आपने बीएमएलएस या वोकेशनल, इन चारों में से कुछ भी किया हुआ तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही सेम वाली जो पहले वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वही इसमें है। नेक्स्ट वन और लास्ट वन पोस्ट आता है टेक्नीशियन लैबोरेटरी। इसकी सर 25 से लेकर 35 साल एज इन्होंने दिया हुआ है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सर, कि बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड इक्विवेलेंट, बीएमएलटी किया हुआ, बीएमएलएस किया हुआ है, बी वोकेशनल किया हुआ है, बैचलर कोई भी किया हुआ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न फील्ड का। 5 साल का एक्सपीरियंस है, 100 बेडेड का नहीं, किसी भी लैबोरेटरी का आपको चलेगा। देन आता है अगर ये नहीं किए हुए हैं, अगर आपने डीएमएलटी किया हुआ है या इसके बराबर कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे पीजीडीएमएलटी भी होता है ना, तो पीजीडीएमएलटी वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उनको क्या चाहिए सर, उनको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा के साथ है तब भी कर सकते हो, अगर बैचलर के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है तब भी कर सकते हो, ठीक है सर। इसमें आपको 10+2 वाला झंझट नहीं रखा है इन्होंने, यहां इनको एक्सपीरियंस्ड स्टाफ चाहिए, ठीक है। ये था सर इस एमसीआरए की कुल मिलाकर
वैकेंसी की डिटेल और होप सो आपको सारे डिटेल मिल पाई होगी। मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो है अब इस एग्जाम में जरूर सिलेक्शन लो। अब मेन बात आती है सर, मैंने डिटेल तो बता दी, आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है कि सर तैयारी एंड द फोकस ऑन गिवन ऑन योर प्रिपरेशन, गिव द फोकस ऑन योर द कैरियर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके ही सिलेक्शन मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर 1 महीना का समय हम क्या ही पढ़ पाएंगे, बस इन्हीं बच्चों के लिए मैं पहले से पढ़ा रहा होता हूँ, सजेशन दे रहा होता हूँ कि आप पहले से पढ़ते आओ। आपको क्या लगता है ना कि हम मास्टर साहब को फी दे करके ना हम अपनी कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। फी दे करके, मामूली से फी दे करके अपनी कोई कैरियर बर्बाद नहीं बना सकता है। जो चीज़ें 3 साल 4 साल में पढ़ी जा सकती है उसको 1 महीने में पढ़ना बहुत टफ होता है, इम्पॉसिबल होता है। हाँ, उसको रिवाइज किया जा सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि कोई नहीं दे रहा है दुरुस्त है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी अभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो पढ़ रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि जितने सारे भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं अंडरलाइन कर करके उन मोटे मोटे टॉपिक्स को रिवीजन कीजिए स्ट्रांगली, यदि सिलेक्शन लेना है तो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करना चाहूंगा। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो लेक्चर्स में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।